बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास ये हमारा सिलेबस है बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। इसमें हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था वो था लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में हमने लिपिड की जो डाइजेशन थी वो डिस्कशन कर ली थी उसकी। आज हम देखेंगे कि जो लिपिड डाइजेस्ट हुआ था, डाइजेशन के बाद प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का, कि वो वाला लिपिड किस तरह से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो आपने हेडिंग दे देनी है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। ठीक है जी। जो लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन होती है वो दो तरह से होती है। कुछ लिपिड्स होते हैं जो शॉर्ट चेन होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे फैटी एसिड जिनमें 1 कार्बन 2 कार्बन या 3 कार्बन होते हैं, यानी 1 कार्बन वाले 2 कार्बन वाले या 3 कार्बन वाले जो फैटी एसिड होते हैं ना, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, फिर उनमें उनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लिपिड्स या कुछ फैटी एसिड ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, यानी 3 4 कार्बन या 5 कार्बन से बड़े होते हैं, तो वो माइसेल्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं ना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये किस फॉर्म में? माइसेल्स की फॉर्म में ये क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। माइसेल्स अब क्या होता है ये आपको मैं इधर ड्रा करके देता हूँ। माइसेल्स में ना जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो फैटी एसिड, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो उन वो इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो सेंटर में होते हैं वो सारे हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं और आउटसाइड पे सारे हाइड्रोफिलिक एग्रीगेट कर जाते हैं इस तरह से, कि जो आपको नजर आ रहा होगा। ये फैट या फैटी एसिड अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो उनके सेंटर में कंपाउंड होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक हो गया। और जो बाहर वाले ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, ये होते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या होते हैं ये? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है कि ये वाटर लविंग है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? वाटर के साथ इधर बॉन्ड बनाएंगे, यानी ये वाटर के साथ, वाटर इनके साथ इस तरह से जुड़ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है जी। उसके बाद इधर भी फॉर एग्जाम्पल वाटर का मॉलिक्यूल इधर जुड़ गया। उसके बाद इधर भी वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ गया। ठीक है, अब जब ये वाटर के साथ जुड़ जाएंगे, वैसे तो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो इनका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो क्या होता है? वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या कर देंगे? इजीली जो बैरियर होंगे क्रॉस कर जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, जब एक बार इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो उसके बाद फिर इनका मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इनकी एब्जॉर्प्शन होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड या लिपिड के। लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो डिफरेंट मेथड्स हैं लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के, उनके पहले नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। और उनमें से जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। कौन सा है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है जी, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। टाइप्स ऑफ अगर हम ऑक्सीडेशन देखें तो पहली होती है बीटा ऑक्सीडेशन। कौन सी है टाइप? पहली बीटा ऑक्सीडेशन। सेकंड नंबर पे आती है अल्फा ऑक्सीडेशन। कौन सी है जी? अल्फा ऑक्सीडेशन। उसके बाद आती है ओमेगा ऑक्सीडेशन। थर्ड नंबर पे कौन सी आती है? ओमेगा ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम देखते हैं जी कि ये जो ऑक्सीडेशन है ये कहाँ कहाँ अक्कर होती है। जो बीटा ऑक्सीडेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में अक्कर होती है। कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो अल्फा ऑक्सीडेशन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। कहाँ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या पर ऑक्सीसोम में। कहाँ होती है? ये पर ऑक्सीसोम में। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है ओमेगा ऑक्सीडेशन, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं ऑक्सीडेशन की जो होती हैं। अब हम पहली टाइप स्टार्ट करते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या होती है और इसमें किस तरह से हमें एनर्जी मिलती है जो हमने लिपिड या कोई फैटी एसिड हमारी फूड में था। ठीक है, तो जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसके कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप उसका एक्टिवेशन है। ठीक है, दूसरा स्टेप उसका ट्रांसपोर्ट है और तीसरा स्टेप उसका मैकेनिज्म है। आपने हेडिंग दे देनी है जी बीटा ऑक्सीडेशन।
ठीक है जी, बीटा ऑक्सीडेशन है, ये मेटाबॉलिज्म है। इसके 3 स्टेप हैं। पहला कौन सा है? एक्टिवेशन, दूसरा उसका ट्रांसपोर्ट, और तीसरा इसका स्टेप होता है मैकेनिज्म, या स्टेप होते हैं जो मैकेनिज्म में होते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं एक्टिवेशन कैसे होती है हमारे अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले कोई लिपिड खाया, उसकी डाइजेशन हुई, उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन हुई, अब उसके बाद उसका क्या होना है? मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होना है। तो पहला स्टेप मेटाबॉलिज्म में क्या है? एक्टिवेशन है। एक्टिवेशन में क्या होता है? कोई हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल फैटी एसिड है। क्या है हमारे पास? कोई फैटी एसिड है, ये एक्टिवेशन लिख रहा हूँ, फैटी एसिड है। फैटी एसिड सबसे पहले कन्वर्ट होता है एसाइल को एंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट होता है ये? एसाइल, एक होता है एसिटाइल को एंजाइम ए, एक होता है असाइल को एंजाइम ए। ये किसमें कन्वर्ट होता है? असाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और इसमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। एटीपी कन्वर्ट होके एडीपी बना देता है, 2 मॉलिक्यूल एडीपी के बन जाते हैं। या इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ से आईपीपी अलहदा हो जाता है इसके साथ। ठीक हो गया जी। और इसके लिए जो एंजाइम होता है वो एंजाइम थायोकाइनेज एंजाइम होता है। ठीक है, थायोकाइनेज। ठीक हो गया जी। ये इस प्रोसेस को करवाता है, फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं एसाइल को एंजाइम ए में। ठीक है जी। अब उसके बाद होनी होती है इसकी ट्रांसपोर्टेशन। ये कहाँ होता है? ये सेल में हो रहा है। अब ये जो प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन का, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसने माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है एसाइल कोएंजाइम में, लेकिन ये एसाइल कोएंजाइम ये ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया में जा नहीं सकता। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है इसकी, वो इसको एंटर नहीं होने देती। तो ये क्या होता है? कार्निटीन शटल के थ्रू, ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, तो ये कार्निटीन के साथ अटैच हो जाता है। अगला पॉइंट इसका है ये। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का अगला पॉइंट है किसका? ये ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? एसाइल कोएंजाइम ए है, ये कार्निटीन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये कार्निटीन के साथ जब अटैच होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसाइल कार्निटीन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसाइल कार्निटीन में। अब ये जो एसाइल कार्निटीन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसमें से पास हो जाएगा, और इसके लिए जो एंजाइम होगा वो होगा कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 ये एंजाइम है जो यूज होगा इस दौरान, और एसाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा एसाइल कार्निटीन में। ठीक है जी। एसाइल कार्निटीन क्या है? अब इजीली पास कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, और अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। ठीक है, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा तो इसके ऊपर एसाइल कार्निटीन माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। अब इसके ऊपर एक और एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2। कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2 ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको दोबारा वापस कन्वर्ट कर देगा एसाइल को एंजाइम ए प्लस कार्निटीन। ठीक है, ये हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी ये जो चीज़ हमने पहले बाहर थी एसाइल को एंजाइम ए, अब वो किस में चली गई? दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में चली गई। लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस था वो क्या था? हमने कार्निटीन के साथ इसको अटैच करवाया, फिर जब वो कार्निटीन उसको अंदर ले गया उसको दोबारा हमने वहां से ब्रेक करवा दिया। अब क्या? एसाइल कोएंजाइम ए अलहदा हो गया और कार्निटीन अलहदा होगी। अब जो थर्ड स्टेप है वो है इसका मैकेनिज्म का। इसमें क्या होंगे? डिफरेंट मैकेनिज्म होंगे। ये एसाइल कोएंजाइम ए इनका स्टार्टिंग मटेरियल होगा और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। अभी तक हमने पहला स्टेप जो था एक्टिवेशन, उसमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज कर लिए हैं, अभी एनर्जी हमें मिली नहीं है। देखते हैं कि हमें एनर्जी किस स्टेप में मिलती है और कितनी एनर्जी मिलती है। ठीक है जी, तो ये कुछ स्टेप हैं। हाँ जी, अब देखते हैं जी मैकेनिज्म। हेडिंग दे दें इसकी, क्या है अब इसका? मैकेनिज्म है। ठीक है जी, मैकेनिज्म में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एसाइल को एंजाइम ए है। एसाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस इनॉयल को एंजाइम ए में। किसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रांस इनॉयल को एंजाइम ए। ठीक है, जब ये कन्वर्ट होगा तो इसमें क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी इसमें?
ऑक्सीडेशन होगी और जो एंजाइम यूज होगा वो होगा इसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज। जो एंजाइम है वो क्या है, इसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज। मैं ये डी लिख रहा हूँ, आपने कंप्लीट लिखना है डीहाइड्रोजिनेज। और इस दौरान जो प्रोसेस होगा, जो एक FAD है ये कन्वर्ट होगा FADH2 में, ठीक है जी। अब ये जो ट्रांस एनाइल कोएंजाइम ए है, इसके अंदर वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा। क्या होगा, इसके अंदर वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सल एसाइल कोएंजाइम ए। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सल एसाइल कोएंजाइम ए में। और इस दौरान जो एंजाइम यूज होगा वो होगा इनॉयल कोएंजाइम ए हाइड्राटेज। इनॉयल कोएंजाइम ए हाइड्राटेज, ठीक है। अब इसने क्या किया है, वाटर इसके अंदर ऐड करवा दिया, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो स्टेप है उसमें बीटा हाइड्रोक्सल एसाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा कीटो इसाइल कोएंजाइम ए में। यानी ये कीटो इसाइल कोएंजाइम ए, यानी जो बीटा हाइड्रोक्सल था ये OH ग्रुप था, ये कन्वर्ट हो गया कीटो ग्रुप में, ठीक है। और इस दौरान जो एंजाइम यूज होगा वो होगा बीटा हाइड्रोक्सल एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज। बीटा हाइड्रोक्सल एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। और इस दौरान क्या होगा, एक NAD का मॉलिक्यूल NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, ठीक है। अब उसके बाद ये कीटो एसाइल कोएंजाइम ए ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एसाइल कोएंजाइम ए में, प्लस इसके साथ बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है जी। क्या बन जाएगा, एसाइल। और उसके ऊपर जो एंजाइम होगा वो होगा थायोलेज। एंजाइम कौन सा होगा, थायोलेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। अब ये वाला जो एसाइल कोएंजाइम ए है ये फिर ये वाला साइकिल स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये क्या है, 2 कार्बन है। ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या होता है, ये 2 कार्बन होता है और ये क्रैब साइकिल में चला जाएगा और क्रैब साइकिल से क्या देगा, हमें एनर्जी देगा। और ये वाले जो FADH2 है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा और 2 ATP के मॉलिक्यूल देगा एक FADH2। और ये NADH2 है ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा और ये 3 ATP के मॉलिक्यूल देगा हमें एक NADH। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये क्रैब साइकिल में चला जाएगा और हमें 12 ATP के मॉलिक्यूल देगा एक क्रैब साइकिल में, ठीक है। इस तरह से क्या मिलेगा, हमें एनर्जी। अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल अब इसको जरा समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्या था, कोई फैटी एसिड था, उसमें फॉर एग्जाम्पल 16 कार्बन थे, ठीक है। ये जो एसाइल कोएंजाइम है इसमें फैटी एसिड में 16 कार्बन है। तो इसमें से क्या हुआ, ये वाले जो 2 कार्बन अलहदा हो गए तो ये कार्बन कितने होंगे, 14 कार्बन बच जाएंगे। 2 कार्बन इधर आ गए, 14 कार्बन दोबारा ये साइकिल स्टार्ट करेंगे। अब दोबारा ये 14 कार्बन इसी साइकिल में आएगा तो 2 और अलहदा हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएंगे, C12। फिर ये 12 यही साइकिल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब ये यही साइकिल स्टार्ट करेंगे 2 कार्बन अलहदा हो जाएंगे तो पीछे कितने बन जाएंगे, C10 बच जाएंगे। इस तरह से ये वाला जो साइकिल ऐसे चलता रहेगा और हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इसकी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से देखते हैं कि हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। ये तो इसका सिंपल मैकेनिज्म है और 3 जगह पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, 1 जगह पे यूज हुई। स्टार्ट में 2 ATP के मॉलिक्यूल यूज हुए, इधर FADH2 ने जब एक बार प्रोसेस होता है 2 कार्बन अलहदा होते हैं तो 2 ATP यहाँ मिलते हैं, 3 ATP यहाँ मिलते हैं, 12 ATP यहाँ मिलते हैं। तो बच्चे हमने इसका मेटाबॉलिज्म देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक कोई कंपाउंड लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई फैटी एसिड लेंगे, फिर हम उसकी ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे उससे कितनी एनर्जी हासिल होती है, ठीक है जी। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने इसको मैकेनिज्म को या मेटाबॉलिज्म को अच्छी तरह से देख लिया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।